अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। दिल की बातें तो आजकल कम हो रही हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टोस की, क्योंकि इलेक्शंस आ रही हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सैटरडे को PMLN के मैनिफेस्टो को रिव्यू करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ट्रैवलिंग एंड देन आई थॉट कि यार मैं वीकेंड्स ऑफ लूँगा। आई एम गोना डू दिस सीरीज बट मंडे टू फ्राइडे ओनली, एंड सो आई टुक द वीकेंड ऑफ एंड नाउ आई एम बैक ऑन दिस मंडे विद द रिव्यू ऑफ द PMLN। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ आती है? मुझे ये समझ आती है कि दिस इज़ मोस्ट लाइकली what's going to happen in Pakistan, क्योंकि हमें नज़र यही आ रहा है कि PMLN is going to make government one way or the other. दूसरा, a lot of this document seems to be borrowing from whatever we've seen over the last 6 months, जो इस वक्त हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि हमें पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट डिड नॉट जस्ट कम इन फॉर इलेक्शंस। वो एक पूरा सिस्टम था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट व्हाट वी डू नो इज दैट देयर इज़ अ पावर सेंटर इन पाकिस्तान दैट हैज़ शेकन द सिस्टम, दैट बिलीव्स के जो पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो सही नहीं है, हमें उसको रेडिकली री इमेजिन करना है। एंड दे केम इन एंड दे हैव बिन रीडिज़ाइनिंग पाकिस्तान। सो उसमें SIFC भी बनी, उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस आया, उसमें माइनिंग हुई। Again, trying to when you disconnect the politics out of it, तो you're able to at least humanize and rationalize a lot of what's happening. आप agree करें या disagree करें, objectively उसको समझना ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो किस सोच से आए हैं और क्या करना चाह रहे हैं, और उसमें फिर क्या opportunity और challenges हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये नज़र आया कि एक certain set of people or a mindset came in and they said कि whatever is happening we don't agree with it, and we believe कि पाकिस्तान का future और हमारा जो solution है वो XYZ डायरेक्शन में है। तो वो जो solution उन्होंने बताया था वो काफ़ी हद तक वही solution इधर echo होता हुआ नज़र आया है। So this policy document actually is a representation of the other side. जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में एक साइड थी जिस साइड को डिसरप्ट किया गया फॉर एन अदर साइड जो ये बिलीव करती है। बाकी तो सारा का सारा इट्स जस्ट पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट फेसेस के यार वो ये फेस आ गया, वो फेस आ गया। बट सोच, क्या दो सोच हैं एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में? पीपल्स पार्टी, लाइक आई सेड, आई डिडंट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट मैनिफेस्टो it was interesting, but it didn't have that depth, largely because I feel like they weren't even vying for it. They're just वो एक another node in the system है, but system का जो thought process है वो ये है, और जो system के opposing thought process है वो आपको PTI के मैनिफेस्टो में मिलता है। थोड़ा सा समराइज़ मैं कर दूं तो इट्स एन इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो विद अ लॉट ऑफ डिटेल। अगेन डिस्कनेक्ट होके पॉलिटिकल उससे एसोसिएशन से डिस्कनेक्ट होके इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको सोच बहुत ज़्यादा मिलेगी, और आपको काफ़ी हद तक नज़र आ जाएगा कि अच्छा एग्जैक्टली ये क्या करने लगे हैं अगले आने वाले 1-2 सालों के अंदर। और फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एक मुतालिया करने के बाद कि यार ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं क्या ये सक्सेसफुल होंगे, क्या ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। कल वाली जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आई विल वेयर दी हैट ऑफ ए नजूमी, एंड मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर भी तबसरा आपको दूंगा, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट माइट हैपन ओवर द नेक्स्ट 2 years बेस्ड ऑन द पॉलिसी इंडिकेटर्स दैट वी फाइंड इन दिस मैनिफेस्टो, वो मैं उस वाली में दूंगा। आज मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सो द मैनिफेस्टो स्टार्ट्स विद PMLN's commitment to the poor, inclusive growth, just like the People's Party. उस पे वो उन्होंने बेसिकली बड़े प्रोमिसेस किए हैं। जो पहला पेज है उसके अंदर बड़े प्रोमिसेस हैं। It doesn't talk about how they're going to do it. Most of these promises are unrealistic, but I'll say them nonetheless. ये कह रहे हैं जी by the end of 2025 हम 4% GDP ग्रोथ पे होंगे, बाई 2026 हम 5% GDP ग्रोथ पे होंगे, और 27 और 28 और 29 में हम 6% ऑफ GDP ग्रोथ पे होंगे। Completely unrealistic, disconnected from whatever World Bank, IMF and every other major projection जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोजेक्ट करती हैं पाकिस्तान की ग्रोथ, वो बहुत डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। But maybe these guys know something that the rest of the world doesn't. Agriculture sector 5% growth by the end of 2029. Industrial sector 7% growth, और बाकी 4 to 6% की रेंज में। अच्छा नहीं, और हम इन्फ्लेशन को 4 to 6% की रेंज में ले आएंगे, which is going to provide a huge relief to entrepreneurs and so on.
अच्छा जी, $2,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम हम कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2029। करंटली ये 1400 पे है। फिस्कल डेफिसिट को हम मैसिवली रिड्यूस करेंगे। टैक्स टू जीडीपी रेशियो को 10% से 13.5% पे ले जाएंगे और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हम प्राइवेटाइज कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PMLN इज़ प्योरली कैपिटलिस्ट। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट शमन का कोई काम नहीं है, तो हर चीज़ को प्राइवेटाइज करो, जो कि इतनी बुरी थॉट नहीं है, बट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो ये नहीं है कि मतलब इसके काफ़ी लोग नेगेटिव वो निकाल देंगे, बस जी बेच दो हर चीज़ को, ये तो जो है ना अमीर आदमी को अमीर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अगेन आई थिंक मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाए, दैट्स गुड। फुली बेचना, कंसिडरिंग PIA का जो अभी करंट इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिवली PIA की प्राइवेटाइजेशन पे काम कर रही है, और उन्होंने किया ये है कि जितना भी PIA का डेट है वो उन्होंने अलग कर दिया है, वो हमारे सर पे ही है, और जो प्रॉफिटेबल PIA है उसको वो बेच रहे हैं। तो श्योर वन वे उसका अपसाइड ये है कि यार आपको मज़ीद डेट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि यार जो लॉस है वो हमने एक्वायर कर लिया और जो अच्छी चीज़ है वो हम आगे बेच रहे हैं। तो मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मे हैव बिन मोर यूजफुल। बट अगेन इसके ऊपर आर्ग्यू हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी थॉट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर वो कह रहे हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लेस देन 1.5% ऑफ द GDP के ऊपर ले आएंगे। 7% ग्रोथ इन सेक्टर्स इन सर्विसेज सेक्टर बियॉन्ड 2027 रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ इन द कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं जी बाय द एंड ऑफ द 2025 इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे होगी और ओवर 4 ईयर्स हम इसको कम्प्लीटली कंट्रोल करेंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो $58 बिलियन क्रॉस कर जाएंगी। वर्कर्स रेमिटेंस जो है वो हमारी $40 बिलियन क्रॉस कर जाएगी फ्रॉम द करंट 27.3 बिलियंस। और हम जो है जी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे ताकि अननेसेसरी इंपोर्ट्स कर्टेल हों और सिर्फ जो है वो रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हो सकें। वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी का आउटलुक है वो कहता है जी 39.5% इस वक्त पॉवर्टी है। ये कहते हैं हम इसको लेस देन 25% पे ले आएंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हम 10 मिलियन जॉब्स बनाएंगे। हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को 5% से कम करेंगे। हम पब्लिक वेजेस को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाएंगे। अगेन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप 30-35% हर साल, एटलीस्ट इस साल 30-35% अगर आप बढ़ाएंगे तो वो फिर किस तरफ जाएगा। खैर ये कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, तो उसके बकौल श्योर वो हो सकता है। हम नेशनल सेविंग्स रेट को 17% ऑफ द GDP बाय द एंड ऑफ द ईयर 2029 पे लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने CPEC के बारे में भी डिटेल बताई हुई है, जो कि मुझे अच्छा लगा बिकॉज पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तो चाइना को बिल्कुल इग्नोर किया था इंक्लूडिंग CPEC, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग क्लेम करते थे कि जरदारी साहब एक्चुअली CPEC को लेकर आए थे और उनका वो विजन था, उनकी वो फोरसाइट थी। तो अगर आप आने वाले वक्त में मजीद वो क्लेम करें तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि मैनिफेस्टो विच वॉज द डॉक्यूमेंट, द एक्चुअल ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें CPEC का आपने कोई जिक्र नहीं किया, तो अब आप CPEC को ओन नहीं कर सकते। नंदलेस उसके बाद ये आते हैं PMLN वाले, कह रहे हैं कि जी हम ट्रेड बढ़ाएंगे थ्रू एक्सपोर्ट्स। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी डिटेल दी हुई है। द वे दैट देव स्ट्रक्चर्ड देयर मैनिफेस्टो है, इसके वो पहले अपनी 2013 से 18 की परफॉर्मेंस बताते हैं, फिर 2022 से 23 की परफॉर्मेंस बताते हैं, और फिर वो प्रोमिसेस की तरफ जाते हैं जिस पे देख के पॉइंटर्स बने में देख के ऐसे लगता है कि शायद वो मोटा मोटा होगा, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन देयर। स्टार्ट में उन्होंने अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है, हम जनरली जो है ना वो चीज़ें कर लेंगे। जो 2-3 चीज़ें मैंने ओवरऑल इस मैनिफेस्टो में देखी हैं कि PMLN की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो लार्जली फोकस कर रही है ऑन जो स्टैंडर्ड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं कि हम टैक्सेस को कम ज़्यादा करके किस तरीके से चेंज लेकर आएंगे, और हम जो है वो लोन्स को टारगेट करके कि यार ये इस बंदे को लोन दिया और उस बंदे को लोन दिया और किसके लिए कितनी परसेंटेजेस हुई, और उन इंटरवेंशन से हम जो है वो इकोनॉमी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और अपने रिजल्ट्स जनरेट करेंगे, जो कि द लास्ट फ्यू टाइम्स दे हैव ट्राइड टू डू दैट, चाहे वो डॉलर कंट्रोल करके हो चाहे वो और तरीक़ों से हो, तो दे हैव मिजरेबली फेल्ड। बट एंड जनरली हम ग्लोबली भी देखते हैं कि इस किस्म की इंटरवेंशंस मोर ऑफन देन नॉट क्रिएट इनएफिशिएंसीज रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स। वो जो फ्री मार्केट एब्सोल्यूटिस्ट्स हैं वो तो इससे बिल्कुल ही डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जब गवर्नमेंट इस तरह से इंटरवेंशंस करती है कि यार उस सेक्टर के साथ हम यूँ करें, तो वो मोर ऑफन देन नॉट होता ये है कि वो बजाय इसके कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड बंदे के पास पैसा जाए, अपॉर्चुनिटी जाए, वो रैंडम जो लोग वेल कनेक्टेड होते हैं उनके पास जा रहा होता है। बट देन चाइना डज दिस एंड चाइना हैज़ बिन pretty successful with what they've done। तो मैं इस मैनिफेस्टो को जब अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं इस थॉट से नहीं कर रहा कि पार्टी के लोग
2 नंबर हैं और मैंने सारे मैनिफेस्टोस को इसी तरह साइड पे रख के किया क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो अगर अच्छी नीयत से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो उसका क्या आउटकम होगा। और उसमें जब आप इस तरह से सोचते हैं, जब आप एक्चुअली डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को फ्रॉम द पॉलिटिक्स, तो देन यू आर एबल टू टॉक अबाउट द पॉलिसीज देमसेल्व्स, राइट। एंड फिर आप उसकी मेरिट्स के ऊपर आते हैं कि वो जो पॉलिसी है, इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट, तो क्या उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसमें जो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कंटिन्यूसली, वो ये है कि बार बार उन्होंने ये कहा है कि लोन्स हम इस तरह लोन आसान कर देंगे, हम SME के लिए लोन आसान कर देंगे, हम लोन की जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम सब्सिडी दे देंगे ताकि वो लोन्स और लोग ले सकें। हर थोड़े एरिया में जहाँ पे उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नज़र आई, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार जो एरिया जो है वो वीक है उसको बस हम लोन्स दे देंगे। हालांकि मसले लोन से बहुत ज़्यादा हैं, बट नॉनदलेस एक लोन्स का उन्होंने किया हुआ है, एक टैक्स टैरिफ का कि जी हम इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा देंगे, हम जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारा टैरिफ ख़त्म कर देंगे। मतलब बेसिक इंटरवेंशंस लाइक दिस, और वो उसी तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, जो कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में भी किया कि जी इंपोर्ट्स आपकी गाड़ियाँ और ये और वो, उसको आपने कंट्रोल किया। मार्केट मैंने बोला कि सब ओके है, बट एक्चुअली पीछे से स्टेट बैंक को यूटिलाइज करके आपने LCs नहीं खोली, वो चीज़ नहीं की। तो दैट रिजीम आई फील लाइक इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की जो कि आगे एनर्जी में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है और उसका सोल्यूशन जो है वो अभी मिल नहीं रहा, तो इस वजह से हम फोकस करेंगे कि कैप्टिव जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैप्टिव पावर लगा सकें, जो यानी कि वो वो ग्रिड से बाहर अपनी ही बिजली बना लें सस्ती, और वो उस बिजली को इस्तेमाल कर लें। उसके क्या रेपरकशंस होंगे वो मैं आगे एनर्जी में आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि जी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हम एक नेशनल रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस बनाएंगे, जिसके अंदर जो है ना हमें सारे जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू डील कर सकते हैं। हम IT, एग्री, बिजनेस, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर हम प्रायोरिटाइज करेंगे रिफॉर्म्स को। हम ऑटोनमस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे जिसमें बहुत ट्रेंड इंडिविजुअल्स होंगे जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान में ढूंढ के उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। स्टैंडर्ड के हम कोई कमेटी बना देंगे, ये बना देंगे, तो नथिंग रेडिकल ओवर देयर। फिर ये कहते हैं जी एग्रीकल्चर के ऊपर डिटेल में, फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी थ्रू स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें अगेन अगर मैं इसकी समरी दे सकूँ ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, एक चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा की है कि बहुत ज़्यादा बस लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि वो क्यों उन्होंने किया है, पेज भरने के लिए किया है, उसके पीछे एक्चुअल थॉट थी, बट एनीवेज वो कह रहे हैं जी हम जो है वो ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने के लिए हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम फार्म टू मार्केट कनेक्टिविटी करेंगे बाय सेटिंग अप रोड्स बनाएंगे हम ताकि फार्मर्स मार्केट से कनेक्ट हो जाएं, तो लॉजिस्टिक्स हम, ये अच्छा था, हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेंगे, उससे ये है कि ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगी पूरा आपके उसकी। अगेन मेजॉरिटी सब्सिडीज़, टैक्स, लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक ये 4 चीज़ें ना लार्जली मेजॉरिटी ऑफ द रिफॉर्म्स को इन 4 चीज़ों में आप बंद कर सकते हैं कि हम कोई रोड बना देंगे, हम कोई लोन दे देंगे सस्ता, हम टैक्स कम कर देंगे, हम सब्सिडी दे देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी को, अच्छा ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, हम NOC ख़त्म कर देंगे ड्रोन्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रोन मंगवाने के लिए अपेरेंटली आपको NOC चाहिए होता है, जो कि एक स्टूपिड एक्सरसाइज है। एक्चुअली होता ही है कि आप लेकर आते हो ड्रोन, फिर कस्टम्स वाला आपको रोकता है, कहते हैं सर NOC है, आप कहते हो नहीं है, फिर आप कहते हो कि यार कितने पैसे चाहिए, वो कहते हैं 30,000 रुपये, आप 30,000 रुपये देते हो, आप ड्रोन ले आते हो। तो उस NOC का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, बट थैंक गॉड देव मेंशन दैट हियर। इंसेंटिवाइज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब ये मुझे समझ नहीं आती, जब ये सारे मैनिफेस्टोज में लिखा ना इंसेंटिवाइज दिस, कैसे करेंगे यार इंसेंटिवाइज, मतलब ये तो खैर एनीवेज। एक चीज़ मुझे इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी PMLN के मैनिफेस्टो के अंदर कि इन्होंने ना टेक ड्रिवन दिस, टेक ड्रिवन दैट, AI ड्रिवन दिस। वो इनका एक मिनिस्टर साहब भी हैं जो पहले पंजाब में थे, वो IT के, तो उनको ही हैज़ दिस एलिगेंट स्किल ऑफ सेलिंग टेक इन दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर नज़र आती है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छी है, बहुत यूज़फुल है, वो नज़र आ रहा है कि अच्छा इसमें इनका क्या मतलब है। कुछ जगहों पे आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग टैक्टिक। तो इसमें भी यही है कि टेक ड्रिवन स्टोरेज सॉल्यूशंस, you don't need tech driven storage solutions in farming at this point in time. It is not market competitive to be going there. और ये इन्होंने ना काफ़ी जगहों पर के ऊपर ऐसी चीज़ें लिखी हुई जो कि completely market competitive हैं ही नहीं, जिसकी प्राइसिंग ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5G पे हम चले जाएंगे,
5G आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करें, वो कहें सब पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान में यूज़र ही नहीं है जो 5G करेगा, बहुत थोड़ा यूज़र है जो जिस प्राइस के ऊपर 5G का आपको बेचना है वो यूज़र है ही नहीं। तो वो जो क्लेम्स करना कि वो डिस्कनेक्टेड लगता है थोड़ा सा, कि मैस मार्केट से डिस्कनेक्टेड लगता है वर्सेस जी जो आपकी 1-2% की इकॉनमी है। अच्छा जी, IT के ऊपर इन्होंने बहुत 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 एक्सटेंसिव काम किया हुआ है और तकरीबन 1, 2, 3 पेजेस लगाए हुए हैं और वाकई काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। सो आई हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर वेयर इट्स ड्यू। इन्होंने कहा जी हम टेलीकॉम के लॉस को रिफॉर्म करेंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ IT को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी बना देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ IT पे नहीं काम करेगी, वो डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम करेगी, और जो कि एक फुली ऑटोनमस डिजिटल एजेंसी होगी लेड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विद द मैंडेट टू रोल आउट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेट ऑल रेलिवेंट डेटा अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और इसी के अंदर उन्होंने ये भी किया हुआ है कि सॉर्ट ऑफ आपका जिस तरह इंडिया में आधार कार्ड है, आधार नंबर है, या क्या नाम है, UPI नंबर है, तो उस तरह का हम एक यूनिफाइड उसको करके अक्रॉस ऑल सर्विसेज हम रोल आउट करेंगे। फिर वो कह रहे हैं जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम जो है वो SIFC को इस्तेमाल करके और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को इस्तेमाल करके हम जो है वो एक 1 विंडो ऑपरेशन बनाएंगे। हम जो टेलीकॉम लाइसेंसेज हैं उसके रिफॉर्म्स करेंगे, हम कंपटीशन के रूल्स को रिवाइज करेंगे, हम स्पेक्ट्रम को रिफॉर्म करेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्रिवन पॉलिसी फ्रेमवर्क है और मतलब it's good, like this IT part was generally good। फिर वो growth focus and incentivizing regulatory compliance, bridging the digital divide। अच्छा, इसमें एक मुझे सिली बात लगी जो मैं अर्ली ऑन आपको मेंशन कर रहा था ना, कि एक बड़ा सा नारा डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। सो ब्रिंग LEO सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इनटू पाकिस्तान टू प्रोवाइड लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस फॉर फार फ्लंग माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात हो रही है और ये बेसिकली स्टारलिंक की बात हो रही है कि स्टारलिंक को हम पाकिस्तान में ले आएंगे। और जो अभी करंट IT मिनिस्टर साहब हैं जो कि पहले PMLN के साथ होते थे, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों कहा कि जी हम स्टारलिंक को ले आएंगे, और इसको उन्होंने सेल किया हुआ है कि हम स्टारलिंक को ले आएंगे टू provide low cost internet service। The fact of the matter is low earth orbit internet is not going to be a low cost internet service। This doesn't make any sense। आप उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे low cost पे? You know, like it has to make sense। आप ये कह सकते हैं कि हम कवरेज बढ़ाने के लिए आउट ऑफ जहाँ पे कवरेज नहीं है वहाँ पर हम LEO सैटेलाइट्स को एक्सेस दे देंगे, श्योर। बट जब आप ये कहते हैं, आप इसको सेल ऐसे करते हैं कि यार हम गरीब आदमी को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे यूजिंग लो अर्थ ऑर्बिट, तो यार 40,000 रुपये पर मंथ का इंटरनेट जो है ना वो कौन ख़रीद रहा होगा रूरल में? आपको उसकी जगह फाइबर ऑप्टिक बिछानी चाहिए ताकि वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, उस पर वो कह रहे हैं जी ख़वातीन और गर्ल्स एंड वुमेन की इन्हांस करनी है हमने पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन। तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम सेलफोन यूजेज ऑन देयर नेम, मतलब ख़वातीन ओन्ड सेलफोन और ख़वातीन ओन्ड सिम्स को हम 50% से 70% ऑफ द वुमेन पे लेके जाएंगे। हम स्मार्टफोन यूजेज को 20% से 50% पे लेके जाएंगे एडल्ट वुमेन में। हम यूजेज ऑफ बैंक अकाउंट्स को इंक्रीज़ करेंगे 13% टू 50%। दैट्स वेरी गुड, दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन का बाकी कहीं पे एज सच मेंशन नहीं हुआ हुआ, एंड दिस इज गुड दैट दे हैव फोकस हियर। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कस्टमाइज्ड ICT एजुकेशन फॉर स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट, ये खैर जनरली सारे पहले से करते आए हैं, बट हाँ इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है क्योंकि PMLN का पिछला डिजी स्किल्स का प्रोग्राम था, उसको ये बहुत ज़्यादा मैसिवली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि जी हम डेटा प्रोटेक्शन लॉज लेकर आएंगे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हम फ्रीलांसर्स के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे, हम 5 मिलियन फ्रीलांसर्स बनाएंगे अगले 5 साल के अंदर। हम जो है वो रास्ट को इंटीग्रेट करके इंस्टेंट पेमेंट सर्विस पाकिस्तान की अचीव करेंगे ताकि आपको पेपैल वगैरह की ज़रूरत ना हो और एक लो कॉस्ट हो जाएगी इंटरनेशनल रेमिटेंस की। और हम चाह रहे हैं कि फॉर्मल चैनल्स जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं उसका एटलीस्ट 25% हम जो है वो फॉर्मल चैनल्स के ऊपर ले आएँ थ्रू दिस। ई कॉमर्स में वो कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉज लेकर आएंगे, फैसिलिटेट करेंगे एस्क्रो फैसिलिटी को, ताकि जब आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो वो एस्क्रो पे जाएगा पैसा, और फिर अगर चीज़ सही नहीं होगी तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, बजाय इसके कोई आपको माल बेचे और बेच के निकल जाए। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर कह रहे हैं जी हम डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट को मेन स्ट्रीम एजुकेशन करिकुलम में डालेंगे। हम पाकिस्तान का टेक फंड बनाएंगे जो कि स्टार्टअप्स जो है ना जो पाकिस्तान में हैं उनको फंड करेगा। अच्छा, मेरा पर्सनल इससे ओपिनियन, मैं आगे एक पूरी एपिसोड करने वाला हूँ, आई बिलीव पाकिस्तान में स्टार्टअप्स नहीं बूम करेंगे जिस तरह से बेचा जा रहा है, एंड दिस आई थिंक इज़ ऑल्सो ए स्टूपिड आइडिया, जो कि अगेन इस गवर्नमेंट में, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसमें ये अनाउंस हुआ और ये लॉन्च होने को जा रहा है, बट
गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स. ये अगेन एक सब्सिडी है, दिस इज नॉट एन. अच्छा बाय द वे, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है स्टार्टअप्स में उसमें इक्विटी भी नहीं ले रही, वो बस फ्री ऑफ कॉस्ट फंडिंग दे रही है जो कि यूजलेस जगहों पे जाएगी या मोस्टली ऐसे लोगों के पास जाएगी जो कि अपना ही पैसा बाहर डॉलर में पार्क करेंगे, वो उस पैसे को ला रहे होंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट का पैसा अटैच करेंगे. और मतलब देयर इज़ एन एंटायर वर्क अराउंड फॉर दिस. जो बहुत सारा इसमें अच्छा है, मैंने उसके बारे में बात की है क्योंकि इतना प्रॉब्लमेटिक टाइम है ना आजकल कि आपको कुछ आगे पीछे बोलो तो लोग आपको किसी डब्बे में डालने की कोशिश करते हैं. खैर एनीवेज. अच्छा उसके बाद फिर है जी फ्यूचर टेक. PMLN intends to facilitate Pakistani tech companies to use technologies to solve real life problems with a national AI and blockchain council. So national AI और blockchain council बनाना चाहते हैं. फिर उसके बाद fintech bring large online payment platform companies to Pakistan. कैसे लाएंगे पता नहीं. अच्छा फिर टारगेट्स हैं कि जी IT एक्सपोर्ट्स को $20 बिलियन पे ले जाएंगे. अगेन सेम प्रॉब्लम लास्ट टाइम जो मैंने बोली थी, नहीं हो सकता $20 बिलियन. इतना बंदा नहीं है, बट चलो ठीक है, अल्लाह करे हो जाए. ऑल्सो वियर्ड बिकॉज अर्ली ऑन आपने अपना डिस्कनेक्ट चेक करें. आपने अर्ली ऑन बोला है कि आप एक्सपोर्ट्स को करंटली जो $35 बिलियन हैं उसको उठा के हम $58 बिलियन पे लेके जाएंगे, राइट. तो टोटल जो ग्रोथ है वो $23 बिलियन की ग्रोथ है और $18 बिलियन उसमें से अगर IT से आ रहा है तो बाकी पूरे सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही. या मतलब यू नो वो साइलोज में बनते हैं ना. वो IT वाले ने अपना नारा लगाया हुआ है, वो एक्सपोर्ट्स वाले ने अपना नारा लगाया हुआ है, तो वो आपस में दोनों को इंसाइड ही नहीं कर रहे. वरना अगर इस नंबर को मैं उठाऊं तो आपके एक्सपोर्ट $70-75 बिलियन पे चली जाएंगी. बट एनीवेज वो हो ही नहीं सकती, शायद इनको भी पता था ये बात. तो इन्होंने कम से कम PTI ने $30 बिलियन बोला था, इन्होंने थोड़ा सा कम $20 बिलियन पे ले आए, बट स्टिल अनरियलिस्टिक. गवर्नमेंट टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेलीकॉम एंड IT पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 years. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 5 वर्ल्ड क्लास IT सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान. 5 वर्ल्ड क्लास IT सिटीज़ बन जाएंगी अगले 5 साल के अंदर. With what money we don't know. अच्छा by the way, this manifesto is very development heavy. Like it's like ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. और कोर जो क्वेश्चन है इस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी का, पाकिस्तान का, वो ये है कि आपके पास पैसे नहीं है. आपके पास ना डॉलर है ना आपके पास रुपीज़ हैं. मतलब गवर्नमेंट पैसे ना गैदर कर पाती है, वो टैक्स नहीं लगा पाती. ये कह रहे हैं हम 10% से 13% ऑफ GDP लेके जाएंगे. मतलब हमको इतना मैसिव रेडिकल अमाउंट्स ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे कि पता नहीं सब बदल जाएगा. तो इन्होंने जो ख्वाब दिए हैं ना कि हम 5 शहर बना देंगे, हम जो है वो पता नहीं किन किन जगहों के ऊपर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें वगैरह बना देंगे. Very unrealistic. So there's a lot of this that you really have to filter out because you know that's not going to happen. Again, अब इन्होंने 15-20 यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है. मतलब वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जो ऑलरेडी हो रहा है ना, जो कि फोकस एरिया में होता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए. तो वो है कि हाँ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं. इंक्रीज वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक पाकिस्तान द रीजनल हब ऑफ IT एंटरप्रेन्योरशिप. कैसे करेंगे भाई? हाउ विल यू इंक्रीज वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट एक्विटी? लाइक व्हाट? You have to provide a conducive environment and then hope that the investor will come in. You can't increase it, but nonetheless. More power to the poor. Continue subsidies for farmers and the economically disadvantaged. Implement off-grid solar and cluster-based mini-grid solutions in remote areas, particularly for tube wells. Reduce electricity bill by 20 to 30%. Implement measures to rationalize tariff, reduce generation cost, eradicate circular debt and enhance infrastructure through smart metering. अच्छा जी, इसकी अगेन बहुत सारा है. उसकी समरी लार्जली ये है कि हम बहुत सारे नए प्लांट्स लगाएंगे, पर्टिकुलरली सोलर के अंदर. सोलर में हम जो है जी 4000 मेगावाट लगाएंगे. छोटे गाँव के इलाकों में 6000 जो है वो हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेंगे. और फिर इसके अलावा हम जो है वो और भी बहुत सारे 15,000 मेगावाट हम थर्कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से डालेंगे. इस वक्त 45,000 लगा हुआ है. 35,000 जिसमें से बन सकता है. 22,000 आपकी या 22 से 25,000 आपकी मैक्स कैपेसिटी है गर्मियों में जो आती है. ऑन एवरेज आप 16 से 20 कंज्यूम करते हैं. आपके पास इस वक्त जो 35,000 है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आप ये नए किस बेसिस पे लगा रहे हैं. मतलब आपने पहले कहा, जो मैंने कहा था मैं एनर्जी में एक्सप्लेन करूंगा, आप कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली इस डॉक्यूमेंट में जब एनर्जी की बात होती है तो आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का यूज़र है, जो मेजॉरिटी यूनिट यूज़ करता है, वो कैप्टिव लगा ले. तो वो जो डिमांड है वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी. कैप्टिव से मुराद ये वो अपनी बिजली जब बनाए और अपनी बिजली कंज्यूम कर ले, वो आपके मेन ग्रिड में आए ही ना. सो इंडस्ट्री जो है ना वो मेजर गजलर होती है ऑफ एनर्जी, उसको आप वैसे ही बाहर कर रहे हैं. उसके बाद आपने एक पॉइंट के ऊपर ये भी लिखा, आपने कहा कि जी हम जो है वो इंडस्ट्री को सस्ता यूनिट देंगे ताकि जो है वो कंपेरेटिव हो जाए ग्लोबल से. ठीक है,
अब आपने IMF को भी खुश करना है। आप कह रहे हैं कि 20 to 30% हम बिजली का बिल कैसे रिड्यूस करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपको ये बात मालूम है कि IMF जो है वो आपको मजीद अभी कहेगा 10 to 12% बढ़ाओ उसको, 10 to 15%। आपने सर्कुलर डेट ख़त्म करना है उसका, आप सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म कर सकते इस वक्त क्योंकि मुआहदे हुए हैं पुराने जिसमें से काफ़ी सारे आपकी गवर्नमेंट ने किए थे। तो आप द एनर्जी पॉलिसी हेयर इज़ फुल ऑफ पॉपुलिज्म एंड स्टूपिडिटी। इट्स नॉट जस्ट पॉपुलिज्म बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू। आप क्यों नया सोलर लगा रहे हैं भाई, मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आप उस नए सोलर से क्या अचीव कर लेंगे जब आपको मजीद कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी। आपकी इस वक्त इकोनॉमी के हालात ख़राब हैं, आप ऑलरेडी जो है ना वो कंजम्पशन जो है वो आपकी यूनिट्स की हो नहीं पा रही है, कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर आपका मजीद जो है वो बर्डन ऐड हो ही जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम एक नए वो लगा देंगे, मतलब हम 10,000 मेगावाट सोलर का लगाएंगे, हम 15,000 मेगावाट थर कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे लगाएंगे। Where is that electricity going to go? Who is going to use it? And then और मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। इसमें उन्होंने कहा जी हम डेडिकेटिंग इंडिजिनस गैस स्पेसिफिकली फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम शिफ्टिंग द रेस्ट ऑफ द गैस कंज्यूमर्स टू अ वेटेड कॉस्ट एवरेज। तो हम बेसिकली गैस की प्राइस रेडिकली इंक्रीज करेंगे ताकि लोग जो है वो बिजली के ऊपर आ जाएं। सो दैट मीन्स कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव बिजली ख़रीद रहा है और वो बिजली अभी मज़ीद एक्सपेंसिव होगी और वो जो गैस है वो भी आप महंगी कर देंगे। तो जो टोटल बाइंग पावर है वो ऑलरेडी कम होगी, विच बेसिकली मीन्स कि अनटिल एंड अनलेस आपका बंदा एक्सपोर्ट करना शुरू करे, जो कि उसको 2-3-4 साल लगेंगे टू कम्प्लीटली चेंज देयर फोकस एंड क्रिएट स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, तो जो लोकल कंजम्पशन है वो तो बिल्कुल डेड हो जाएगी क्योंकि बाइंग पावर ही नहीं रहेगी। जब आपकी मेजर तनख्वाह जो है वो बिजली भी जाना शुरू हो जाएगी। मतलब देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी हियर। आप स्टार्ट में कहते हैं 20-30% इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे, बाय द एंड ऑफ इट आप पहुंचते हैं आपको रियलाइजेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी भी और महंगी होगी। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद इट एंड दिस इज स्केरी प्रॉस्पेक्ट एंड आई वुड encourage people who know the energy sector वो आएँ और आके इसको इसके अंदर घुसें, इसको समझें और फिर इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दें। बिकॉज अगर ये जो इस वक्त सामने आ रहा है अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर ये वही होगा जो कि हमने पहले ही होते हुए देखा कि जी बिजली के बहुत सारे कारखाने तो लग गए लेकिन फिर उसके बाद वो कैपेसिटी पेमेंट्स आसमान पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये फिर अगले 20 साल फिर से हम जलील हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो जनरली नॉट वेरी नाइस। 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक इन्होंने कहा कि जी लेजिस्लेट फ्यूल कंजम्पशन स्पेसिफिकेशन, मैंडेटिंग अ शिफ्ट टू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बाय 25, कंप्लीट ईवी अडॉप्शन बाय 2040, जिसमें कह रहे हैं बाय 2040 पाकिस्तान में पेट्रोल वाली गाड़ियां बिकना बंद हो जाएंगी और बाय 2035 सिर्फ हाइब्रिड्स बिकेंगी, फुल पेट्रोल वाली बंद हो चुकी होंगी, विच इज़ गुड बिकॉज दिस विल एटलीस्ट पुश टूवर्ड्स, एक तो क्लाइमेट के लिए बड़ा अच्छा है प्लस ये कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक यूज़ होगी रादर दैन कि वो डायरेक्टली पेट्रोल यूज़ हो रहा। तो जो आपकी कैपेसिटी है एक्स्ट्रा वो यहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। सो दैट वाज वन गुड थिंग दैट आई लाइक्ड। फिर दूसरा उन्होंने कहा प्राइवेटाइज डिस्कोस टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉसेस। तो एटलीस्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेटाइजेशन करेंगे और होपफुली उससे जो इनएफिशिएंसीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो कि आपकी बेसिकली गैस ऑयल उसके बारे में बात हो रही है। उस पर जनरली उन्होंने कहा है कि जी सऊदी अरेबिया के जो $10 बिलियन की रिफाइनरी है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, टापी को हम हेल्प करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम जो है वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रेडिंग फर्म बनाएंगे PSO को सपोर्ट करने के लिए, हम जो है फाइनलाइज एंड इम्प्लीमेंट एन एग्रेसिव पॉलिसी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन and green ammonia through the regime of carbon credits in order to offset carbon footprint associated with exploration and refining. Very ambitious. I don't know if Pakistan is ready for it. I don't know if the economy is ready for it, but I liked reading it. मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा बिक गया अच्छे फैंसी वर्ड से। बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर प्रूफ है। अच्छा हुआ देख के कि आप कि इसके ऊपर रिसर्च हुई भी है और इसके बारे में डायरेक्शन है। बाकी जनरली बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत सारे डिफरेंट वो हैं, अच्छा है। Energy policy, electricity policy didn't like that much. Energy policy I actually really liked. It was very well done. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स। जुडिशल रिफॉर्म्स में इस्टेब्लिशिंग मतलब ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी है उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो एक्चुअली यूटिलाइज भी हो, इंश्योरेंगे टाइमली जस्टिस मिला करे, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फिक्स करेंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन को हम सपोर्ट करेंगे बाय कनेक्टिंग पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स। कनेक्टिंग वाले ना, कनेक्टिंग इंकरेजिंग ये वाले जनरली मैं इतना सीरियसली नहीं लेता बिकॉज ये बेसिकली ये है कि हम इस बार हम
हम अच्छा करेंगे टाइप सिचुएशन, जो कि कोई भी नहीं करता. सो आई जनरली लाइक एरियाज जहाँ पर बड़ा क्लियर कट एक मैंडेट है कि हम ये आएंगे, ये चेंज करेंगे, एंड देन द सिस्टम विल क्लीन इटसेल्फ अप. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कह रहे हैं जी हम नैब को ख़त्म कर देंगे, वी आर गोइंग टू अबॉलिश नैब ऑल टुगेदर, और हम डेफेमेशन लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि वो तरीके से इन्फोर्स हो सकें, जो कि मुझे थोड़ा सा स्कैरी प्रॉस्पेक्ट लग रहा है. ओवरऑल आई थिंक फाशिज्म फाशिज्म कह लें उसको, अथॉरिटेरियनिज्म कह लें, मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आई थिंक ग्लोबली हम एक ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब अथॉरिटेरियनिज्म राइज करेगी, और पाकिस्तान में भी करेगी. 21वीं सेंचुरी का जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसको हम चेंज करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को चेंज करेंगे, मेरिट बढ़ाएंगे, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे थ्रू लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने किया, वो कह रहे हैं कि हम उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को भी लाइव दिखाएंगे. हम फैमिली चाइल्ड कस्टडी लॉ को रिफॉर्म करेंगे, लेबर फ्रेंडली लॉज आएंगे, ई कोर्ट्स आ जाएंगे जिसमें आप ऑनलाइन बैठ के जस्टिस ले सकते हैं टाइमली. अच्छा, तो ये तो जस्टिस सिस्टम का हो गया. फिर उसमें उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी को हम रिफॉर्म वगैरह कुछ खास नहीं करेंगे, हम उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करा के उनको मज़ीद बेहतर कर देंगे, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से. बट कुछ ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ मेजर वो नहीं किया. अच्छा जी, लोकल गवर्नमेंट का ये भी कह रहे हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट को बहुत फाल बनाएंगे, हम डिवॉल्व करेंगे डिपार्टमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट, प्राइमरी हेल्थ, स्कूलिंग, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन. एजुकेशन में हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स करें, हाई स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है वो प्रोविंस के पास ही रहेगी. ठीक हो गया जी. उसके बाद फिर हम एक स्पेशलाइज्ड सर्विस काडरे बनाएंगे जो कि एक्सपर्ट्स को आई सपोज इंडक्ट करेगा, आई एम नॉट श्योर. और फिर हम जो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें. अच्छा, हम तमाम पैरेलल बॉडीज़, कंपनीज एंड अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, PHAs टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सिटी वाइड डिस्ट्रिक्ट वाइड लोकल गवर्नमेंट. अच्छा, वो डिफरेंट ना अभी होता ये था कि हाउसिंग अथॉरिटी अलग थी, तो ये अलग थी, वो अलग थी. जो कराची में जिस तरह हम सुनने को मिलता है कि यार कहीं मलीर कैंट है तो कहीं ये, और हर किसी की ना एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन होती है. तो गार्बेज कोई किसी के पास होता है तो कोई वाटर किसी और के पास होता है. तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ हम ख़त्म करके एक ही ले आएंगे जो कि पूरे शहर के पास, सबके पास जो लोकल बॉडी है उसके पास all encompassing power होगी. That's good. Transfer of homeless shelters, langar khanas, darul amans, orphanages and old homes to local governments. Establishing linkages between national and provincial poverty alleviation initiatives with local government institutions. फिर है जी building a climate resilient. So climate change के ऊपर ये लोग आ गए हैं. इसमें बहुत बड़ी डिटेल में उन्होंने स्मॉग के बारे में बताया कि जी स्मॉग जो है वो बड़ी बुरी है, उसको हमने सीरियसली फिक्स करना है. उसमें ब्रिक किल्न के बारे में बात हुई भी है. उस पर जो है वो जो फ्यूल है वो लो सल्फ़र वाला फ्यूल इंश्योर करने के लिए कि यार वो लोग इस्तेमाल करें, उसके बारे में बात हुई भी है. अच्छा, ये भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, ये भी कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग को थ्रू आउट पाकिस्तान बैन कर देंगे. नथिंग सब्सटैंशियल. क्लाइमेट पॉलिसी सारी रैंडम ही है, अपार्ट फ्रॉम कि बस हम गवर्नमेंट को ऑफिस को ग्रीन कर देंगे और सब पे सोलर लगा देंगे. सोलर लगाना है इन्होंने ना, सोलर बहुत ज़्यादा लगाना है इन्होंने, हर जगह पे सोलर लगाना है. अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लगाना है, बट सोलर से बड़ा लगा हुआ है. यूथ के बारे में फिर डिटेल में आए हैं जी. कह रहे हैं कि हम यूथ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में भी होगी, प्रोविंसेस में भी होगी, लोकल गवर्नमेंट में भी होगी. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइव स्टूडेंट यूनियंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो PMLN कहती है कि हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेंगे. उनके मैनिफेस्टो के तहत हम एक यूथ एम्पावरमेंट की फेडरल मिनिस्ट्री बनाएंगे. पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम फेडरल मिनिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, गवर्नमेंट की फालतू के खर्चे हैं. PMLN अभी ऑलरेडी 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ नई अनाउंस कर चुकी है, एक डिजिटल इकोनॉमी की और एक यूथ एम्पावरमेंट की. नेशनल यूथ लैपटॉप स्कीम, sports endowment fund for youth sportsmen. This is good. Sports endowment fund would be nice. Green youth movement for national environmental conservation and awareness raising initiatives. Establish Pakistan's first sports university. That's good. अगर कर लें, जिसमें अगर my understanding है इस केस में स्पोर्ट्स ही सिखाया जाएगा. आई एम नॉट श्योर कि इस पर कौन जाएगा. पाकिस्तान में तो पेरेंट्स के ने कहना है कि यार बच्चा तू स्पोर्ट्समैन बनेगा, तो ये किस किस्म की हायर एजुकेशन है. बट आई होप कि ये स्कॉलरशिप बेस्ड क्वालिटी के स्पोर्ट्समैन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान को उठाए और उनको बनाए. नथिंग एक्साइटिंग. नाराबाजी, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी हो सकता है, रियलिस्टिक नहीं है. एक जो मेजर चेंज है वो ये कह रहे हैं कि जी इवनिंग स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान में. सो दिस इज़ गुड कि वो कह रहे हैं कि हम सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम इवनिंग स्कूल यूज़ करके हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं. दैट इज़ गुड. ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे तमाम स्टूडेंट्स को ताकि वो टू एंड फ्रॉम ट्रैवल करने में आसानी हो और लॉजिस्टिक्स आसान हो. दैट्स ऑल्सो गुड. लॉन्च ऑफ एडिशनल दानिश स्कूल्स इन अंडर प्रिविलेज एरियाज अक्रॉस पाकिस्तान. आई डोंट नो व्हाई दानिश स्कूल्स आर यूजफुल. लाइक
आई थिंक या तो आप प्राइवेटाइज करना है, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरह कहा था कि जी आप स्टैम्प्स दे दें बच्चों को और आप उनसे कहेंगे जाके वो किसी भी प्राइवेट स्कूल भेज दें, तो दैट इज़ बेटर। या फिर आप गवर्नमेंट जो एक्चुअल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इन्हांस कर लें। दरमियान में एक पूरा नया स्कूल सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का ही है उसको बनाने की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, बट चलें दैट्स फाइन। अच्छा जी, उसके बाद हेल्थ है। हेल्थ के अंदर बहुत सारा कुछ है, नथिंग रेडिकल, दे आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग कम्प्लीटली रेडिकल। दो एक चीज़ें हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बना रहे हैं, सो हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मेडिकल सिटी इन एवरी प्रोविंस, सो 5 IT सिटीज़ के बाद 4 मेडिकल सिटीज़ भी आएंगी, तो 9 नए शहर बनाएंगे अगले 5 सालों के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंसर केयर हॉस्पिटल इन ईच प्रोविंस, तो वो कह रहे हैं कि जी हम शौकत खानम की मोनोपोली तोड़ने के लिए नहीं, आई बीइंग मीन, अच्छी बात है, देयर सेइंग कि हम 4 नए कैंसर अस्पताल बनाएंगे और हम एक PKLI की फैसिलिटी 4 लाहौर में ऑलरेडी है, हम 3 और बनाएंगे बाकी सब जगहों पे। बाकी जो है वो मोर और लेस सिमिलर है, अच्छा है, डिटेल है, इन डेप्थ है, जाके पढ़ लें। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत फिर डिटेल आ गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है वो रैपिड मास ट्रांजिट को फर्दर डेवलप करेंगे लाहौर, पेशावर, कराची के अंदर, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे भी बनाएंगे, ग्रीन लाइन बस सर्विस भी बनाएंगे, BRTs इन हैदराबाद, बहावलपुर, फैसलाबाद एंड क्वेटा, इस्टेब्लिश अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट ऑल डिविजनल हेडक्वार्टर्स, इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ये तो इनका बेस्ट है ना, तो इसमें इन्होंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, सारी रोडें बताई हुई हैं, कौन सी हम रोडें बनाएंगे, कौन सी हाईवेज बनाएंगे, एंड इट इज़ अ लॉट, लाइक there are ton of roads around here. I don't know if we have the money for it, but it sounds really nice. Or to be very honest, infrastructure is always good. Just infrastructure is obviously not good, but yeah, coupled with everything else, infrastructure does do good things for your economy, and so it's good to see कि मतलब this is one of the most comprehensive plans जो सब है ना इसमें से, और one of the most नहीं बल्कि the only one जिसमें exacts दिए हैं उन्होंने कि हम क्या करेंगे, तो that's good. सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में डलेंगे, तमाम बड़े शहरों में जाएंगे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी, हम जो है ML1, ML2, ML3 को अपग्रेड करेंगे, रेलवे में हम रेलवे की कंस्ट्रक्शन अक्रॉस एक्सेस टू मानसेरा देंगे, हम क्वेटा और गवादर का रेल लिंक बनाएंगे थ्रू ML4, हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे कराची टू लाहौर, तो यानी कि आप इलेक्ट्रिक ट्रेन्स इस्तेमाल हो सकेंगी उस वाले नेटवर्क के ऊपर। हम जो है वो जो पेंडिंग इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन जो थर कोल का रेल नेटवर्क है बड़ा ज़रूरी है, वो हम बिछाएंगे वगैरह वगैरह। सो बहुत डिटेल में है, और उन्हें पहले रेलवे को बहुत डिटेल में किया है, फिर उसके बाद एविएशन का उन्होंने कहा है जी कराची लाहौर एयरपोर्ट को एक्सपैंड करेंगे, कराची लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर देंगे, क्वेटा और स्कर्दू एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड करेंगे, सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो उसको रैशनलाइज करेंगे इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब ये है कि एमिरेट्स, इत्तेहाद वगैरह ये सब आ सकते हैं, तो उसको हम रिविज़िट करेंगे कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर एक DI खान में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं कि वो KP और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो डायरेक्टली वहाँ जाएँ, अभी वो पेशावर या इस्लामाबाद आते हैं। उसके अलावा मैरीटाइम आ गया, मैरीटाइम के अंदर फ्री जोन्स वगैरह बन जाएंगे, कोस्टल डेवलपमेंट कराची वालों के लिए जी अच्छी खबर है, कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान अंडर CPEC बनाएंगे। उसके अलावा फिशरीज़ और कोस्टल टूरिज़म अलॉन्ग कोस्टल हाईवे के ऊपर एक्सटेंसिवली काम करेंगे, कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिससे FDI आएगा पोर्ट कासिम में, फिर शिपिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा करेंगे। और फिर इन्होंने कहा जी हम फेडरल मिनिस्ट्री फॉर, एक तीसरी फेडरल मिनिस्ट्री आ गई है, ट्रांसपोर्ट फॉर इंटीग्रेटेड, सो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगी एक, दैट्स द थर्ड फेडरल मिनिस्ट्री, और उसके अंदर जो है इसी के साथ साथ वो नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाएंगे जिसमें वो रेगुलेट करेगी तमाम आपकी रोड्स। इस वक्त क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बेसिकली ओवरऑल तमाम रोड्स के लिए बना देंगे। ठीक हो गया जी। फिर आखिर में हम आते हैं इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर। फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कुछ है, वही है इंडिया से दोस्ती करेंगे, ऐसी अच्छा इसमें सब के साथ अच्छा है, सब के साथ अच्छा करेंगे, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं एक ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सबको मेंशन किया है, इन्होंने रशिया को भी मेंशन किया है, इन्होंने US को भी मेंशन किया है, इन्होंने EU एंड UK को भी मेंशन किया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, SCO, ECO, G77, यू नो, आई मीन देव मेंशनड एवरीवन एंड देव सेड कि हम सबसे दोस्ती करेंगे। सो इसका जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि
PTI is leaning towards the global south. People's Party is leaning towards the Western world order. PMLN, as they've showed themselves on the manifesto, is leaning towards neutrality in a sense that they're saying कि हम जो है वो हम अमेरिका को आंखें नहीं दिखाएंगे, बट हम चाइना से दोस्ती अपनी बरकरार रखेंगे और हम उनका डेवलपमेंट में फुली पार्टिसिपेट करेंगे. तो दैट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. इट्स वेरी एक्सटेंसिव, बट इट्स ऑल्सो वेरी होम्योपैथिक इन अ वे दैट दे नॉट taking a serious stance anywhere. What my understanding is कि they are all about economics, so they're saying कि भाई दोस्ती करो, पैसा बनाओ, बॉर्डर्स खोलो टाइप. तो इंडिया के साथ भी हमने बॉर्डर्स खोलने हैं, हमने रशिया से ट्रेड करनी है, सस्ती गैस लेनी है, हमने US के साथ नॉलेज कॉरिडोर बनाना है, हमने EU और UK से हमने GSP का स्टेटस लेना है. सो वेरी इकोनॉमी फोकस्ड जियो इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर प्ले होती हुई नज़र आ रही है. फिर यह है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा वो दिया हुआ है. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हम जो है वो रिज़र्व सीट्स, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग था कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रिज़र्व सीट्स बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ताकि वो वोट जो है वो सारे उन रिज़र्व सीट्स पे करें रादर दैन कि वो अपने अपने हलकों के ऊपर वोट कर सके. मतलब DI खान का बंदा जब अगर दुबई में बैठा है तो वो DI खान के हल्के के लिए वोट ना कर सके, वो एक सेपरेट सीट के लिए कर सके. माई अंडरस्टैंडिंग इज इट्स अ वेरी स्मार्ट प्ले बिकॉज दे नो दैट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सो दे वांट कि यार उनको ना सब मिलू के 2-3 सीटें मिल जाए, वो हमारी बाकी सीटों को आगे ख़राब ना करें. But anyways, established provincial overseas commission for grievances, one window facilitation for overseas Pakistanis, empowering women, very comprehensive, standard, same as everyone else. I feel like it's good. मैं जमात इस्लामी का भी पढ़ा था, मतलब मैंने सबका पढ़ा है, तो इस बार सब ने ख़वातीन को बहुत सीरियसली लिया और ख़वातीन के बारे में बहुत सीरियसली बात की और सब ने अच्छी अच्छी सारी की सारी चीज़ें की हैं, एजुकेशन की बात की है, बाकी सारी चीज़ों की बात की है, तो दैट्स ऑलवेज़ गुड. अच्छा, एक जो मैंने आपको पीपल्स पार्टी का बोला था वो इन्होंने भी बोला, इसका मतलब है कि ये तो होगा ही होगा. Enact legislation to increase time-bound reserved seats for women from 17% to 33% across legislatures for the next 30 years or 6 general elections. Ensure at least 30% representation of women in the national and provincial cabinets. तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सेम पेज हो रहा है थोड़ा सा, तो क्लियरली ये आएगी और ये एक्सेप्ट भी हो जाएगी. बाकी भी खैर काफ़ी एक्सटेंसिव है, इट्स गुड. फिर वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बात हुई भी है, लेबर के बारे में बात हुई भी है, नथिंग वेरी. वो हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल में बात हुई भी है जो कि बाकी किसी ने भी नहीं किया. फैमिली वेल बीइंग के बारे में बात हुई भी है, जिसमें अगेन पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई भी है, वाटर स्कार्सिटी की बात हुई भी है, फिल्म आर्ट कल्चर की बात हुई भी है, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर की बात हुई भी है, और टूरिज़म की बात हुई भी है, और पाकिस्तान फॉर ऑल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हुई भी है. तो खैर ये सारा का सारा था, बहुत लंबा हो गया है. मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे एडिटर हैं उनसे बोलूँ कि जिस हद तक इसको काट सकते हैं वो काट दें. बहुत 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 लंबा है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है. तो मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि इस मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ आती है. पहला तो मैंने जैसे मेंशन किया, इस मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आती है कि पहला तो ये कि ये स्टेटस को का मैनिफेस्टो है, जो कि स्टेटस को में PMLN इज़ पार्ट ऑफ इट एंड दे आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी मेकिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट. तो अगर आप कोई और पढ़ें या ना पढ़ें, ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो मोस्ट लाइकली इन वन शेप एंड फॉर्म, इवन इफ़ अगर वो नाराबाजी के लिए, अनाउंसमेंट के लिए ही हो, तो वो होगा ही होगा. तो वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या आ रहा है. दूसरा ये कि बहुत एक्सटेंसिव है. दिस इज़ दी मोस्ट एक्सटेंसिव मैनिफेस्टो दैट आई हैव रेड अक्रॉस ऑल 3. PTI का सबसे रेडिकल था. पीपल्स पार्टी का तो खैर बहुत होम्योपैथिक था, ChatGPT मैनिफेस्टो कह रहा हूँ मैं उसको. PMLN का सबसे एक्सटेंसिव मैनिफेस्टो है, सबसे ज़्यादा, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा एरियाज़ को उन्होंने कवर किया हुआ है, फ्रॉम फिल्म आर्ट कल्चर टू बाकी जो मोटे मोटे सभी कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमी, एनर्जी, ये वो. बट इन्होंने और भी बहुत सारे, इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर की भी बात की हुई है, इन्होंने स्पोर्ट्स की भी बात की हुई है, इन्होंने बहुत सारे और एरियाज़ की बात की हुई है, और सब में बहुत डिटेल में वो दिया हुआ है. तो मुझे इस सेंस में बहुत अच्छा लगा है कि बहुत एक्सटेंसिव है. मतलब दिस इज़ एक्चुअली अ गुड डॉक्यूमेंट बिकॉज आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं. मैंने जो पूरी वीडियो के अंदर, अगर आई डोंट नो अगर मेरे एडिटर ने कट ना किया हो, तो मैंने डिसएग्रीमेंट्स पॉलिसी के साथ बहुत ज़्यादा की हैं, बट मैं कहीं पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये चूना लगाया हुआ है इन्होंने, इन द सेंस दैट ये बस नाराबाजी है.
उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उन्होंने बता दिया है कि यार ये हम करना चाहते हैं एंड वी बिलीव दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी वी बिलीव डॉलर कंट्रोल करने का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि डॉलर कंट्रोल होने की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुई, आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप उस पॉलिसी को उठा के, उस पॉलिसी को डीकंस्ट्रक्ट करके उसकी काउंटर थॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अच्छा है, बहुत सारी पॉलिसी के साथ मैं एग्री नहीं करता, राइट, बट एफर्ट पूरी है और उससे आपको नज़र आ रहा है कि यार अच्छा आने वाले वक्त में क्या होगा, वो क्या करेंगे, सो दैट इज़ गुड। कॉन्ट्ररी टू वॉट अ लॉट ऑफ माई PMLN फ्रेंड्स वुड हैव इमेजिन फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों लगता है कि सब उनके खिलाफ हैं। मे बी दे नीड टू बी अ बिट मोर अ बिट लेस हॉस्टाइल एंड टेक क्रिटिक in a positive way rather than imagining कि हर बंदा जो critique कर रहा है वो तो सब psycho हैं. But yes, you've done a good job. You've created a good manifesto. If someone does come in and critique your ideas, it is a policy based critique. उसको उसी तरीके से लें. बाकी मैं एक्सटेंसिवली क्योंकि अब दूसरी साइड ने बोलना है कि आप ज़्यादा तारीफ़ें करना शुरू हो गए, तो इस वजह से जो मेरी थॉट्स हैं, ये मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहा था और वो उस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में अभी तक नंबर 1 के ऊपर अगर मैं कहूँ कि इन द इमीडिएट टर्म जो मैनिफेस्टो है वो PMLN का है, इन द लॉन्गर टर्म PTI का है, और थर्ड के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी का आएगा. PMLN का अगेन इट्स बिजनेस एज यूजुअल, सो दे आर नॉट नेसेसरली गिविंग अ लॉट ऑफ रेडिकल रिफॉर्म्स. वो ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को कि यार हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे. क्या उससे आउटकम निकलता है या वो नहीं निकलता, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि इन इलेक्शंस में क्या होगा और इन इलेक्शंस के फॉलोअप में क्या होगा बेस्ड ऑन जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, जो पाकिस्तान के इंटरनली इकोनॉमिक्स के सूरत हाल है. जो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला ना हम 9 शहर बना देंगे, 3 नई फेडरल मिनिस्ट्रीज़ बना देंगे, हम पता नहीं 50,000 अस्पताल बना देंगे, तो वो क्या पॉसिबल है कि नहीं है. और अगर वो इस डायरेक्शन में निकल गए कि हम जो है वो सब्सिडी देंगे और हम जो है ना वो 25,000 नया मेगावाट लगा देंगे और ये सारा कुछ, तो उस डायरेक्शन की पोटेंशियल आउटकम क्या होगा, वो एक ओपिनियन बेस्ड चीज़ है, वो फैक्ट बेस्ड नहीं है. यहाँ पे तो हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट फैक्ट इन द सेंस के जो लिखा है हम आपको बता रहे हैं. तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होकर आपको उसके ऊपर अपने थाट्स शेयर कर दूँगा. But anyways, थोड़ा सा लंबा हो गया. I do apologize for that. This was the PMLN manifesto. What are your thoughts? What do you think कि जो इन्होंने चीज़ें कही हैं वो अच्छी हैं, बुरी हैं? Again, मैंने जो आपको बताया है वो तो एक समरी आपको दे दी, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो ज़रूर जाइएगा, कोशिश करिएगा कि इनका भी पढ़ें, PTI का भी पढ़ें, PMLN का भी पढ़ें. मेरे बहुत सारे जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, पहले तो हाँ बाय द वे थैंक यू सो मच. जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और अप्रिशिएट भी किया, तो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि TLP और जमात इस्लामी का भी करें. अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर कर लूँगा इलेक्शन से पहले, बट आई एम नॉट श्योर कि आई मे बी एबल टू डू इट. तो अगर मैं नहीं कर सका तो उसके लिए अर्ली ऑन माजरत. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग द PMLN मैनिफेस्टो रिव्यू ऑन दिल की बात. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.